वालेकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ठीक है, और यू मे से इट दैट इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू बीटा कार्बन, ठीक है। अब बीटा और अल्फा कार्बन क्या चीज़ होते हैं एक चेन में, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज करने में ऑन फर्स्ट कार्बन ऑफ एनी रिंग तो आपको बीटा और अल्फा कार्बन के अंदर एक डिफरेंस मिलता है, ठीक है। इट वॉज एन ओल्ड फ्रॉम ओल्ड लेक्चर। अब आप बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है बीटा ऑक्सीडेशन का। बीटा ऑक्सीडेशन का बेसिकली फंक्शन ये है कि एनर्जी प्रोडक्शन करवाना, और इसके साइट्स जहाँ पर ये अकर होता है कुछ पोर्शन जिसमें आपका एक्टिवेशन और ट्रांसपोर्ट जो है वो वाला पोर्शन आपके साइटोप्लाज्म में होता है, और उसके बाद प्रॉपर पाथवे जो है इसका वो माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप तीनों स्टेप्स को देखते हैं और एक इजी ट्रिक के जरिए हम इसके सारे प्रोडक्ट्स और इसके दरमियान मौजूद तमाम जो है अपने एंजाइम्स ये भी देख लेंगे, ठीक है। ओके नाउ अब आप देख सकते हैं मैंने कहा कि 3 स्टेप्स हैं इसके, एक एक्टिवेशन, एक ट्रांसपोर्ट और एक प्रॉपर पाथवे। तो ये जो ऊपर ट्रिक लिखी है इसको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें क्योंकि ये प्रॉपर पाथवे की ट्रिक है। तो सबसे पहले एक्टिवेशन आपको ये पता होनी चाहिए। ये एक्टिवेशन में फैटी एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है एसाइल CoA में, ठीक है। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एसिटाइल CoA और एसाइल CoA। एसाइल और एसिटाइल में आपने डिफरेंस कर रखना है क्योंकि एसिटाइल को हम यूज़ कर रहे होते हैं TCA साइकिल में और एसाइल हमारा पूरा मेजर कॉन्टेंट है फैटी एसिड का, ठीक है। तो फैटी एसिड जो है वो एसाइल CO में चेंज हो जाता है, ये साइटोप्लाज्म तक की बात है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिवेशन जो प्रोसेस है फैटी एसिड का वो साइटोप्लाज्म में अकर होता है, और ये जो जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है उसको हम थियोकाइनेज कहते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड जो होता है यानी एसाइल CoA जो है अब वो ट्रांसपोर्ट होके जाएगा और कन्वर्ट होगा एसाइल CoA में ही, ठीक है। तो एसाइल CoA जो है वो बेसिकली जब ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस आती है तो वो कार्निटीन ट्रांसपोर्टर के जरिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसको देखेंगे इसका प्रॉपर पाथवे स्टार्ट हो जाता है। प्रॉपर पाथवे में अब आपको याद करने की जरूरत है, ये एक ट्रिक है कि प्रोडक्ट्स याद करने के लिए ATBK ATBK और एंजाइम याद करने के लिए DHDT, ठीक है। तो आप देखेंगे मैं इसको अब इसी से प्रोडक्ट बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये प्रॉपर पाथवे है, ए फर्स्ट ATBK, ठीक है, और A इधर भी, ठीक है। तो ये आपको सारे प्रोडक्ट्स इस तरीके से लिखने आ जाएंगे। आप एक दो दफ़ा इसको लिखते रहेंगे ना तो आपको गो थ्रू हो जाएंगे, बट इसकी पोजीशनिंग याद करने के लिए आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें है ATBK और एंजाइम्स के लिए DHDT। ओके सबसे पहले A था तो क्या होगा कि A से एसाइल CoA ही मिल जाएगा हमें, ठीक है। फिर T है तो उससे ट्रांस इनोल एसाइल CoA मिल जाएगा। फिर B है तो B से हाइड्रोक्सिल एसाइल CoA मिल जाएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से K है तो कीटा एसाइल CoA मिल जाएगा, और A स्क्वायर है तो एक जगह एसिटाइल CoA बनेगा और एक जगह एसाइल CO बनेगा। एसिटाइल CO की डिटेल वीडियो हम TCA साइकिल की तरफ चला जाता है जो वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ये एसाइल CO जो आखिर में बचेगा एंड प्रोडक्ट, ये दोबारा साइकिल को ज्वाइन करेगा और शुरू से दोबारा साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे प्रोडक्ट्स की तमाम अलाइनमेंट और उनकी नाम याद हो गए। नाउ अब बात आती है कि एंजाइम्स जो है इनके दरमियान वो कैसे याद किए जाएं, ठीक है। तो देखें एंजाइम्स याद करने के लिए भी एक ट्रिक है जिसका नाम है DHDT, ठीक है। आप याद करें DHDT, ठीक है। तो जो फर्स्ट दोनों प्रोडक्ट्स के दरमियान एंजाइम होगा उसको हम डिहाइड्रोजिनेज कहेंगे, D हो गया। अब जो सेकंड के दरमियान होगा वो हाइड्रोटेस होगा, H हो गया, और इन दोनों के दरमियान जो होगा वो हाइड्रोजिनेज फिर DHD हो गया, और T का जो एंजाइम है इसके और इसके दरमियान थियोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा DHDT का जो पूरा सीक्वेंस है DHDT ये एंजाइम भी पूरे हो गए, प्रोडक्ट्स भी आपको पूरे बन गए आपके। अब आपको प्रोसेसेस के नाम याद करने हैं। जहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होती है वहाँ समझें ऑक्सीडेशन होती है, डिहाइड्रोजनेशन जहाँ होगी ऑक्सीडेशन होगी। जहाँ पे लेस एंजाइम इन्वॉल्व होगा वहाँ पर आपका हाइड्रेशन होगी, और जहाँ पे थियोलाइसिस हो रही है वहाँ पे क्लीवेज हो रही है, मतलब ये 2 पार्ट्स में टूट रहा है, ठीक है। नाउ अब जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपको एनर्जी इंसर्शन आने चाहिए और वाटर इसमें एडअप जहाँ होता है जिस पॉइंट पर वो हमें बताना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी एक ईजी बात है कि मैंने आपको जैसे पहली वीडियो में BTCA वाले में बताया कि जहाँ पे डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है वहाँ पर कोई हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है कि आपने वो कौन कौन सी जगहों पे प्लेस करना है। तो 2 ही जगह ऐसी हैं जहाँ पे डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इन्वॉल्व है, एक ये एंजाइम टाइप पे और एक यहाँ इस जगह पर। तो यहीं पर कुछ एनर्जी की आमद-ओ-रफ्त होगी, बाकी जगहों पर इसकी एनर्जी कोई इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और हाइड्रोटेस एंजाइम जहाँ पर है वहाँ पर ज़रूर वाटर ऐड किया जा रहा होता है। तो चलें हम इसको ऐड करके देखते हैं। ओके जी, अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जैसे बताया कि जहाँ डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स होता है वहाँ जहाँ पे यानी यहाँ पे दूसरी तरफ आप कह सकते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वहीं पर हमारी एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे FAD जब इंसर्ट होता है यानी इसको दिया जाता है तो FADH2 लिबरेट होता है, ठीक है। और इसी तरीके से इस पॉइंट पर जहाँ पे NADH पॉजिटिव दिया जाता है तो NADH2 और H पॉजिटिव आयन हमें निकलते हुए मिलते हैं, ठीक है। तो ये 2 ही पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन है यानी ऑक्सीडेशन है, तो वहाँ पर जो है ना आपकी ये दोनों स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है, दोनों एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है। और इस तरीके से जहाँ पे हाइड्रेस एंजाइम है यानी हाइड्रेशन है तो वहाँ पर हम वाटर ऐड कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रॉपर पाथवे है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट पता होंगे, आपको एंजाइम्स पता होंगे, ठीक है। और आपको जब प्रोडक्ट एंजाइम्स पता होंगे तो आपको एनर्जी लेवल्स भी इंसर्ट करने में कोई मसला नहीं होगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि इसकी एनर्जी कैलकुलेशन कैसे की जाती है।
ओके, एनर्जी कैलकुलेशन के लिए वैसे तो जो फार्मूला एक्चुअल फार्मूला है वो ये है कि एटीपी और इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय 4 + 10 होता है, ठीक है, जिसमें एन जो है ना हम नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ साइकिल को डिनोट कर रहे होते हैं, और उसका भी एक अपना फार्मूला है जिसमें आपको कार्बन की चेन में जो नंबर है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है इस चेन में। जैसे आप कहते हैं ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, पाल्मेटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन होते हैं, आर्किनॉइड एसिड के अंदर जो है वो 20 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि आपको जो है ना बस ये भी बता दिया जाए कि कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जो है इस साइकिल चेन में जो है, साइकिल में या चेन में जो है वो 16 है या 10 है या 15 है, तो ये भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन इनफ होगी, ठीक है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड एसेंशियल भी होते हैं, नॉन एसेंशियल भी होते हैं, उसकी मैं इंशाल्लाह इंट्रोडक्टरी वीडियो अलग बनाऊंगी जिसके नाम भी हैं। तो ठीक है, तो अगर आपसे उनके मुतालिक एटीपी कैलकुलेशन में पूछना तो आपने घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले जो सीखना है वो ये है कि एटीपी की जो फार्मूला है, जो एक्चुअल फार्मूला है, मैं आपको वो बताती हूँ जिस ताकि इसको जो है ना आप हासिल करके इजीली इसमें पुट करके आप उसको याद करते जाओ। तो एक्चुअल फार्मूला ये है, ऊपर वाली बात आप थोड़ी सी इग्नोर कर दें क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को एडअप किया हुआ है। तो एक्चुअल फार्मूला जो है ना आप ये याद कर लें, जिसका मतलब है कि n इंटू 14 + 8, ठीक है। अब इसमें हमें n क्या चीज़ है, तो n हमें पता होना चाहिए कि n क्या चीज़ है। तो बेसिकली n जो है नंबर ऑफ कार्बन -1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है n हासिल करने का, ठीक है। तो अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, पाल्मेटिक एसिड है जो कि 16 कार्बन की रिंग है, ठीक है। पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन की चेन होती है, तो हमें नंबर ऑफ कार्बन तो है वो पता चल गए, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास पता चल गए। तो अभी इस फॉर्मूले के अंदर इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले n को फाइंड करना जरूरी होगा। तो आप ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, ठीक है। जब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको सारी कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने पहले n निकालना है। तो जब आप नंबर ऑफ n निकालते हैं पाल्मेटिक एसिड की 8 कार्बन की चेन में, तो आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन जो है उसमें पाल्मेटिक एसिड में 16 होते हैं, सॉरी 16 कार्बन की चेन में। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 16 रखते हैं, उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं और यहाँ पे -1 जो उसकी फॉर्मूला के अंदर है वो रखते हैं। अब जो के बीच में माइनस का साइन है तो एलसीएम वाला प्रोसेस होगा पूरा, फिर फाइनली आंसर जो बनेगा वो 7 बनेगा हमारा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो कार्बन से हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल आई हमारे पास वो 7 हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ 7 साइकिल आ गई। अब हम इसको फॉर्मूला एटीपी वाले में पुट करेंगे जिसमें 7 मल्टीप्लाई बाय 14 + 8 है, ठीक है। तो इसका पूरा आंसर जो एटीपी हमें यूटिलाइज हुई होगी वो हमारी 106 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी एक एग्जांपल, जिसकी एग्जांपल है आर्किडोनिक एसिड की, ठीक है, जिसके अंदर 20 कार्बन की चेन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एन कैलकुलेट करेंगे। एन कैलकुलेट करने का यही है कि हमें 20 तो उसने बता ही दिया है कि कार्बन के अंदर 20 कार्बन चेन है, तो 20 बाई 2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। जब आप इनको पूरा सॉल्व करेंगे हमारे पास 9 आ जाएगा नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। अब नंबर ऑफ साइकिल चूंकि इसमें यूज होता है इसलिए हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हम आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो एटीपी जो होगी वो आ जाएगी, सही है। तो ये एक प्रॉपर तरीकाकार है कि आपको भले अगर आपसे वो नाम ना दे, आपको जस्ट हमें ये तो पता है ना पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन की चेन होती है, आर्किडोनिक जो एसिड है उसके अंदर 20 कार्बन की चेन होती है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 18 कार्बन की चेन है और आपने इसकी बीटा ऑक्सीडेशन में एटीपी कैलकुलेट करनी है, तो सिमिलर इसका भी रूल वैसे ही है कि पहले आप जो है इसमें फर्स्ट आप इसमें कैलकुलेट करेंगे कि इसकी साइकिल कितनी है। तो उसके लिए एन का फॉर्मूला है और वो एन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कार्बन डिवाइड बाई 2 -1, ठीक है। तो ये आपका जो है कोई 18 कार्बन उसने ऑलरेडी बता ही दिया आपको कि 18 कार्बन है। उसने पूरा एक कह दें कि आपको ओवरव्यू दे दिया होता है, जस्ट आपको थोड़ा सा जहन से इस्तेमाल करते हुए इसको कंप्लीट करना होता है। अब आप इसकी एलसीएम ले लें, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एलसीएम 2 बनेगा। 2 1 7 और 2 18 और 1 2 1 2, ठीक है। तो ये आपका बनेगा कोई 18 - 2 16/2, तो 2 1 और 2 8 तो 8 जो है इसकी वो बनेगी कह दें कि नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल 8 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एटीपी फार्मूला में हमें इसको पुट करना है, ठीक है। तो एटीपी फार्मूला क्या है हमारे पास, एटीपी फार्मूला कुछ इस तरीके से कि n मल्टीप्लाई बाय 14 + 8, ठीक है, यही है ना। तो आपने एटीपी के अंदर हमें n का तो इल्म हो गया जो कि 8 है, तो हम यहाँ से 8 लिख देंगे और यहाँ पर हम 14 लिख देंगे और यहाँ पर हम 8 कर लेंगे, ठीक है। तो 8 14 हम देख लेते हैं क्या होता है फिर उसके बाद। तो ये फाइनली यूँ हो जाएगा। अगर मेरी कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन है ना प्लस माइनस की और इस सब चीज़ में गलती आ गई है तो मैं माजरत करती हूँ क्योंकि मैथ्स में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ये फार्मूला जो है आप यूज़ करते हुए आपसे अननोन जितने भी कार्बन एटम के चेन के बारे में बात कर दी जाए, आपने आराम से इसका फार्मूला निकाल के उसको एटीपी कैलकुलेट करके दे सकते हैं आप। तो ये बहुत ईजी वे था कि आप जो है सीख लें कि बीटा ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ कार्बन चेन में से एटीपी कैसे कैलकुलेट करनी है। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मैंने एक सॉल्व भी करके दे दिया आपके सामने, तो और भी मजीद क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।